स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डीपी हिस्ट्री। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूपोष के बारे में। हमने इससे पहले आपको बता दिया था निषेचन के बारे में, और निषेचन के अंदर द्विनिषेचन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था कि द्विनिषेचन होता क्या है। कहीं ना कहीं द्विनिषेचन में यही हमने पढ़ा था कि जब निषेचन यानी कि जब एक नरयुग्मक जाकर अंड कोशिका से निषेचन करता है या संलयन करता है तो वो तो निषेचन क्रिया कहलाए, युग्मक संलयन कहलाए, ठीक है। और जब एक नरयुग्मक जाकर किससे द्विगुणित केंद्रक से निषेचन किया था तो उसको मैंने क्या कहा था, त्रिगुणित संलयन कहा था, ट्रिपल फ्यूजन कहा था, ठीक है। तो इन दोनों के मेल को क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब द्विनिषेचन के बाद बना क्या था, द्विनिषेचन के बाद कहीं ना कहीं त्रिगुणित केंद्रक बना था ना, उसको मैंने क्या कहा था, पेन कहा था, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहा था, भूपोष केंद्र कहा था, ठीक है। और उसके बाद क्या बना था, युग्मनज बना था। अब युग्मनज ने क्या किया था, चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया था, उसको मैंने निषिक्तांड कहा था, ओस्पोर कहते थे, क्लियर है ना। अब सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे क्या, भूकोश के अंदर भूपोष के बारे में बात करेंगे। भूपोष होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आज हम जानने वाले क्या, भूपोष के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के भूपोष होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं भूपोष के प्रकार के बारे में। तो आज का हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, भूपोष के प्रकार, ठीक है। भूपोष के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। तो आज हम इसी के बारे में जानने वाले हैं, भूपोष के प्रकार के बारे में जानने वाले हैं कि भूपोष कितने प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों में उनके गुण क्या होते हैं, उनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, किनके आधार पर इन्हें बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला जो टाइप है भूपोष का, उसको क्या कहते हैं हम, उसका जो नाम है पहले प्रकार का, उसको कहते हैं केंद्रकीय भूपोष, ठीक है। जो पहला प्रकार है वो क्या है, केंद्रकीय भूपोष, इसको कहते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इसको कहते हैं, यानी कि केंद्रीय भूपोष। अब केंद्रीय भूपोष क्या होता है, यानी कि केंद्रीय भूपोष क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, केंद्रीय भूपोष में क्या होता है, जो केंद्रक होते हैं वो लगातार विभाजन करते हैं। कौन से केंद्रक, पेन। कहीं ना कहीं भूपोष जब देखते हैं भूपोष की संरचना, तो भूपोष की संरचना कुछ ऐसी थी, ये भूकोश है वैसे, देखिए भूकोश था। अब यहाँ पर क्या पाया गया था, कहीं ना कहीं युग्मनज था या निषिक्तांड था, अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण किया था। और यहाँ पर क्या था जरा बताइए, ये कौन सी संरचना थी, इसी को हमने क्या कहा था, पेन कहा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भूपोष केंद्र कहा था ना। तो हम बात कर रहे हैं इसी के बारे में, किसकी संरचनाएं कैसी कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्या, कि पेन है। पेन क्या करता है, विभाजन करता है। जरा सोचिए, विभाजन करेगा तो कितने केंद्रक हो जाएंगे, एक बार जब विभाजन करता है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं दो केंद्रक बनेंगे, ठीक है। कितने केंद्रक बनेंगे, दो केंद्रक बनेंगे। तो देखिए जरा, ये मैंने इसको क्या कहा, युग्मनज कहा। अपने चारों तरफ जब इसने किसका निर्माण कर लिया, कोशिका भित्ति शैलवाल का निर्माण कर लिया, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया था, इसको हमने नाम दिया था क्या, निषिक्तांड। कहीं ना कहीं निषिक्तांड कहा था, ठीक है, निषिक्तांड। इसको इंग्लिश में क्या कहा था, ओस्पोर, ठीक है। ये निषिक्तांड हो गया, ओस्पोर हो गया। अब जरा देखिए क्या मैंने कहा कि ये जो पेन होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, क्या करता है, विभाजन करता है। और जरा सोचिए, जब ये विभाजन करेगा तो कितनी, एक बार जब विभाजन करेगा तो कितने भागों में बटेगा, कहीं ना कहीं दो भागों में बढ़ जाएगा। तो देखते हैं, ये देखिए ये पेन हुआ, एक बार विभाजन करे, एक कोशिका इधर आई और एक केंद्र किधर आया, एक केंद्र किधर आया। ये तो केंद्रीय अवस्था में है ना। तो केंद्रीय भूपोष की बात करें, केंद्रीय अवस्था में जाहिर सी बात है, नाम से इस पर ठीक है, केंद्रीय भूपोष, ऐसा भूपोष जो केंद्रीय अवस्था में हो, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में हो। तो देखिए ये क्या हो गया, एक केंद्र दो केंद्र बन गया। कैसे बना, इसने विभाजन किया, ठीक है, विभाजन किया जब पेन ने, तो दो केंद्र बने, एक केंद्र किधर, एक केंद्र किधर। अब देखिए क्या होता है, ये जो केंद्रक है कौन से, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, परिधि की ओर धीरे धीरे विभाजन तो करते रहेंगे, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी और ये क्या होंगे, धीरे धीरे परिधि की ओर विन्यासित हो जाएंगे। जरा देखिए कुछ ऐसी संरचना आगे जाकर बनेगी, देखिए ये लगातार विभाजन कर ही रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा, केंद्रक एक निश्चित क्रम में क्या होंगे, विन्यासित हो जाएंगे या
सेटलमेंट इनका हो जाएगा एक निश्चित क्रम में, ठीक है। लगातार इन्होंने विभाजन किया अपनी संख्या को, इन केंद्रकों ने बढ़ाया। कौन से केंद्र ने? पेन ने अपनी संख्या को लगातार बढ़ाया। अब देखिए क्या होता है, जब ये विन्यासित हो जाता है तो इनके बीच में क्या होता है, इनके कोशिका द्रव्य में क्या होता है, एक संरचना बन जाती है। उस संरचना को क्या कहते हैं? कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है। अब इस संरचना को क्या कहते हैं? बात आता है इस संरचना किसकी है, तो इस संरचना को क्या कहते हैं? जरा देखिए संरचना कहाँ पर है, आप कहेंगे इस केंद्र में है, भ्रूकोश के केंद्र में है, ठीक है। कैसे बना है संरचना? जब पेन ने लगातार विभाजन किया, डिवीजन किया, जिसके फलस्वरूप ये परिधि की ओर चले गए, ये निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो गए, तो इनके मध्य में जो खाली स्थान था, जो कोशिका द्रव्य का खाली स्थान था, उसमें क्या हुआ? एक संरचना बना। इसको हमने क्या नाम दिया? इस संरचना को क्या कहते हैं? केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं इसको, ठीक है। ये जो संरचना बीच में बना उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहते हैं? केंद्रीय रिक्तिका कहते हैं, सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए क्या होता है, ये जो केंद्रीय रिक्तिका हुआ, बन गया। अब क्या हुआ? मैंने क्या कहा कि ये जो केंद्रक है वो कहाँ पर है? साइड साइड की तरफ है, एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित है। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, जब इसका विकास होगा, किसका विकास होगा? इस भ्रूकोश का विकास होता है धीरे धीरे। अब जब भ्रूकोश संरचनाएं परिवर्तित करती हैं तो क्या होता है? ये धीरे धीरे कोशिकीय अवस्था में आने लगती हैं, ठीक है। परिधि से अंदर की तरफ कोशिकीय अवस्था में हो जाती हैं। कौन? केंद्रक, ठीक है। अब देखिए जब एक कोशिकीय अवस्था में होने लगी तो जरा बताइए ये क्या था? ये युग्मनज था, युग्मनज बना है। इसको मैंने ओस्पोर नाम दे दिया था। कब नाम दे दिया? जब इसने अपने चारों तरफ इसका निर्माण किया था, कोशिका भित्ति का निर्माण कर दिया था, इसका निर्माण कर दिया, कोशिका भित्ति यानी सेलवाल का निर्माण कर दिया था। इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। अब देखिए ये जो रिक्तिका है, जब ये कोशिकीय अवस्था में होने लगता है, सेलुलर होने लगता है, कौन? केंद्रक, तो ये जो रिक्तिका आपको दिख रही है यह क्या होती है? नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो जरा बताइए जब रिक्तिका समाप्त हो गई तो इसके अंदर क्या बचा है? कहीं ना कहीं केंद्रक बचे हैं। कौन से केंद्रक बचे हैं? भ्रूकोश केंद्रक, या कह सकते हैं पेन बचा है, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बचा है, ठीक है। अब देखिए जरा इनकी संख्या को, केंद्रकों की जो संख्या है, पेन्स की जो संख्या, लगातार जब विभाजन किया इन्होंने तो क्या संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुआ? यानी कि संख्या इनकी बढ़ी, अधिक डेवलप हुई है संख्या, ठीक है। देखिए इनकी संख्या क्या हुई? बढ़ती गई। जब ये भ्रूकोश केंद्रक जो है इनकी संख्या बढ़ गई तो इसको हमने क्या नाम दिया? बहुकेंद्रकीय कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्योंकि संख्या जब अधिक है तो इसको हम बहुकेंद्रकीय कह सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो भ्रूकोश है क्या है? बहुकेंद्रकीय है। तो ऐसा भ्रूकोश जो केंद्रकीय होता है पर कैसा केंद्रीय? बहुकेंद्रकीय होता है, ऐसे भ्रूकोश को क्या कहते हैं? केंद्रकीय भ्रूकोश कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें कोशिकाएं नहीं होंगी, केंद्रक होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या कि पाया किस में जाता है? ये जो केंद्रकीय भ्रूकोश है एक पाया किस में जाता है, ठीक है। तो उदाहरण क्या है? एक पादपों के एक वर्ग होता है, पादपों का एक वर्ग है, पादप वर्ग है। अब कौन सा वर्ग है वो पादपों का? तो उस वर्ग का नाम है क्या? पॉलीपटेली, पॉलीपटेली वर्ग, ठीक है। ये पॉलीपटेली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। कैसा भ्रूकोश पाया जाता है जरा बताइए? पॉलीपटेली वर्ग के पादपों में कैसा भ्रूकोश पाया जाता है? केंद्रकीय भ्रूकोश पाया जाता है, ठीक है। अब कहेंगे आप पॉलीपटेली वर्ग में पादप कौन कौन से आते हैं, पौधे कौन से आते हैं, प्लांट कौन से आते हैं? तो उदाहरण भी जान लीजिए। क्या? कैप्सुला नामक एक पौधा होता है, इस वर्ग में क्या आते हैं? पौधे का उदाहरण बता रहा हूँ, क्या? कैप्सुला। कैप्सुला एक पौधा है जिसमें कैसा भ्रूकोश पाया जाता है जरा बताइए? केंद्रकीय भ्रूकोश पाया जाता है। अब केंद्रकीय भ्रूकोश होता क्या है तो जान लीजिए। केंद्रकीय भ्रूकोश क्या होता है? केंद्रक जब ये क्या होते हैं? केंद्रक यानी पेन्स जो होते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से लगातार विभाजन किए, इनकी संख्या में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। अब देखिए केंद्रक जो थे वो परिधि की ओर विन्यासित होने लगे, मतलब निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने लगे। अब इनके बीच में क्या बन गया? रिक्तिका बन गया, कहीं ना कहीं रिक्तिका बन गया। किनके बीच में? इन केंद्रकों के बीच में, ठीक है। अब जब रिक्तिका बन गया तो जरा बताइए इस रिक्तिका को मैंने क्या कहा? केंद्रीय रिक्तिका कहा, सेंट्रल वैक्यूल कहा, ठीक है। सेंट्रल वैक्यूल हो गया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे क्या होता है? जो केंद्रक हैं कैसे होने लगते हैं? कोशिकीय होने लगते हैं। धीरे धीरे जो केंद्रक हैं कोशिकीय होने लगते हैं। तो यार देखेंगे आप यहाँ पे, देखिए ये धीरे धीरे क्या होने लगे थे? कोशिकीय होने लगे थे,
और पूर्ण रूप से कोशिकीय हुए नहीं है, होने लगे थे, यानी कि प्रक्रिया शुरू हुई थी कोशिकीय होने की, पर कोशिकीय हुए नहीं। ठीक है, अब जब कोशिकीय होने लगे तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो रीतिका थी वो क्या होगी, समाप्त हो गई, नष्ट हो गई। अब जब ये वैक्यूल समाप्त हो गया तो जरा बताइए ये केंद्रक जो थे कैसे हो गए, बहुकेंद्रकीय हो गए। विभाजन लगातार जब पेन ने किया पिरामिड से निकलने तो क्या होगा, बहुकेंद्रकीय हो गए। तो ऐसे भ्रूणकोश को हमने क्या नाम दिया, केंद्रकीय भ्रूणकोश का या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का। ठीक है, पाया किसमें जाता है, पादपों के पॉलीपेटिली वर्ग के पौधों, पादपों में या पौधों में पाया जाता है। कैसा भ्रूणकोश पाया जाता है, केंद्रकीय भ्रूणकोश पाया जाता है। उदाहरण भी मैंने बता दिया, क्या कैप्सुला एक पौधा है जिसमें ऐसा भ्रूणकोश पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है, एक मैं आपको सस्ता उदाहरण देता हूं कि आपने कभी नारियल को देखा है, तो नारियल के अंदर जो तरल पदार्थ होता है यानी कि पानी जो होता है, ठीक है, उस पानी जो है किसका उदाहरण है, इस केंद्रीय भ्रूणकोश का उदाहरण है। यानी कि नारियल का जो पानी होता है, तरल रूप होता है नारियल का। एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, नारियल का पानी, या कह सकते हैं तरल पेय पदार्थ जो होता है नारियल के अंदर, उसके मध्य में जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो क्या किसका उदाहरण है, वो केंद्रकीय भ्रूणकोश होता है। ठीक है, जो केंद्रकीय अवस्था में होता है, यानी कि केंद्रकीय अवस्था में क्या कि ये कहीं ना कहीं कोशिका द्रव में बिखरे हुए हैं, केंद्रक के नहीं बिखरे हुए, बिखरे हुए ना। कोशिका द्रव क्या होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है कि नहीं होता है, होता है। तो जरा देखिए कि नारियल का पानी जो होता है कैसा होता है, लिक्विड होता है, यानी कि केंद्रक उसमें बिखरे हुए हैं। तो ऐसा जो इसका उदाहरण मैंने दिया नारियल के पानी का, किसका स्वरूप होता है, केंद्रकीय भ्रूणकोश या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्म होता है। ठीक है, तो इतना आपको पता चलेगा, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणकोश के बारे में आपने जान लिया। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। ठीक है, अब दूसरा प्रकार क्या होता है, तो दूसरा जो प्रकार है इसका भ्रूणकोश का, तो दूसरा जो प्रकार है भ्रूणकोश का, तो दूसरा प्रकार क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश। क्या, कोशिकीय भ्रूणकोश। कोशिकीय भ्रूणकोश को इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कोशिकीय भ्रूणकोश क्या होता है, जरा ध्यान देंगे आप लोग, कोशिकीय भ्रूणकोश क्या होता है। मैंने पहले एक बार मैं संरचना बनाता हूँ भ्रूणकोश का। देखिए ये भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश नहीं है, भ्रूणकोश का भ्रूणकोश के अंदर यानी कि एम्ब्रियोसेक के अंदर कौन पाया जा रहा है, भ्रूणकोश पाया जा रहा है, एंडोस्पर्म पाया जा रहा है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं केंद्रकीय भ्रूणकोश में क्या होता है। ये जो इसमें केंद्रक होते हैं, देखिए ये क्या था, ह्यूमरस था, इसको आप हमेशा याद रखिए। अब देखिए ये क्या है, पेन है, यही तो पेन है। अब देखिए ये विभाजन करेगा, अब विभाजन करेगा तो जाहिर सी बात है 1 से 2 होगा। जब एक बार विभाजन करेगा तो 2, फिर 2 से 4, 4 से 8, इसी तरीके से क्या होगा, इसकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो देखिए आगे क्या होता है, जब ये विभाजन करता है तो देखिए कितने हो जाएंगे केंद्रक, एक बार जब करेगा तो 2 केंद्र कहीं ना कहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे ना। अब देखिए होता क्या है, जब 2 केंद्रक बन जाते हैं तो आगे क्या होगा प्रक्रिया, इसको समझिए पहले। तो इससे पहले क्या करते हैं, इस ह्यूमरस के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण कर लेते हैं, सेल वॉल का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, आगे होता है क्या, ये जो केंद्रक हैं इनके मध्य में यानी कि इनके चारों तरफ किसका निर्माण होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। जरा देखेंगे आप इस संरचना को, आगे किस संरचना को देखेंगे तो इस केंद्रक के चारों तरफ किसका निर्माण हो जा रहा है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जा रहा है। यानी कि ये केंद्रक जो है, ये जो पेन है क्या कर रहे हैं, कोशिकीय हो जा रहे हैं। कोशिकीय मैंने शुरुआत में बताया था, कोशिकीय होना शुरू होता है, क्या होता है, रीतिका समाप्त हो जाती है। तो जरा देखेंगे ये क्या होना शुरू हो जाते हैं, कोशिकीय होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे कोशिकीय अवस्था में होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जब ये कोशिकीय होना शुरू हो जाते हैं तो जरा बताइए क्या इन केंद्रकों में लगातार विभाजन होगा कि नहीं होगा, हो रहा था ना, तो इसमें भी क्या होगा, लगातार विभाजन होगा और धीरे धीरे क्या होंगे, ये एक से अनेक कोशिकीय अवस्था में केंद्रक हो जाएंगे। कौन से केंद्रक, पेन जो था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, वो क्या होगा, कोशिकीय अवस्था में हो जाएगा। तो कैसी, ढेर सारी कोशिकीय अवस्था में हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ढेर सारी कोशिकीय अवस्था में हो जाएगा। तो जरा बताइए जब भ्रूणकोश कैसा हुआ, कोशिकीय रूप में पाया गया,
तो ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे भ्रूणपोष को हम कहते हैं क्या, कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि ऐसा भ्रूणपोष जो कोशिकीय अवस्था में हो, कह सकते हैं सॉलिड स्टेट में, तो ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, हम कोशिकीय भ्रूणपोष कहते हैं। उदाहरण के लिए आप एक अच्छा उदाहरण ले सकते हैं, नारियल का, फिर से उदाहरण लेते हैं क्योंकि सबको पता है, नारियल का आपने मध्य का सफेद भाग देखा है, जो लोग खाते हैं, सफेद खाने योग्य जो भाग होता है, जो ठोस अवस्था में होता है, वो क्या होता है कि कोशिकीय भ्रूणपोष का एक बढ़िया उदाहरण। कौन सा उदाहरण, नारियल का जो मध्य का सफेद भाग होता है, ठीक है, वो किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। तो यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण को, मैंने क्या बताया उदाहरण में, नारियल का सफेद भाग, जो नारियल का सफेद भाग होता है किसका उदाहरण है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण। जरा बताइए कि वो कोशिकीय अवस्था में होता है, यानी कि लिक्विड में होता है कि ठोस में होता है, ठोस में होता है ना, तो क्या होता है, कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये किन पौधों में पाया जाता है, इसके उदाहरण क्या है। तो ये जो दोस्तों, ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष है, ये कौन से पादप वर्ग में पाया जाता है, ठीक है, ये जो कोशिकीय भ्रूणपोष की मैं बात कर रहा हूँ, ये कोशिकीय भ्रूणपोष किस पादप वर्ग में पाया जाता है, तो इसका नाम है क्या, गैमोपेटेली, ठीक है, गैमोपेटेली वर्ग के पादपों में पाया जाता है। कौन, कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म किसमें पाया जाता है, गैमोपेटेली वर्ग के पादपों में पाया जाता है, ठीक है। अब कहोगे जरा कि गैमोपेटेली वर्ग के पादपों में कौन कौन से पादप आते हैं, इसके बारे में आप जरा बताइए। तो जान लीजिए कि गैमोपेटेली वर्ग के पादपों में कौन कौन से पादप आते हैं। तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको अच्छा सा, उसका नाम है क्या, विल्लरसिया, ठीक है। विल्लरसिया नामक एक पौधा होता है जिसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, किस वर्ग का पादप है, कहीं ना कहीं गैमोपेटेली वर्ग का पादप है विल्लरसिया, इसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है, ठीक है। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या होता है कि केंद्र कहीं ना कहीं आगे जाकर कोशिकीय अवस्था में चेंज हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, तो ऐसे भ्रूणपोष को कहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय भी तो हो गए, बहुकोशिकीय होंगे ना, वो बहुकेंद्रीय है, बहुकोशिकीय है, ठीक है। तो कैसे चेंज में आ गए, कोशिकीय अवस्था में आ गए, आगे चलकर परिवर्तित करते करते, तो ऐसे भ्रूणपोष को हमने क्या कहा, कोशिकीय भ्रूणपोष कहा, सेलुलर एंडोस्पर्म का, ठीक है। पाया किसमें जाता है, तो ये पादप वर्ग गैमोपेटेली वर्ग के पादप में पाया जाता है। मैंने एक उदाहरण बताया कि विल्लरसिया नामक पादप में कैसा भ्रूणपोष आता है, कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने एक अच्छा उदाहरण दिया कि नारियल का जो सफेद भाग होता है, खाने योग्य भाग होता है, और किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणपोष का, यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है, ठीक है। अब बात करते हैं आखिरी भ्रूणपोष के बारे में। तीन प्रकार के वैसे भ्रूणपोष होते हैं, तो मैंने दो प्रकार के बारे में बता दिया आपको। बात करते हैं आखिरी वाले प्रकार के बारे में कि जो आखिरी प्रकार वाला भ्रूणपोष है वो कौन सा होता है, ठीक है। तो तीसरा जो भ्रूणपोष है दोस्तों, तीसरा भ्रूणपोष माने जो तीसरा और आखिरी भ्रूणपोष है उसको क्या कहते हैं, माध्यमिक, हिंदी में क्या कहते हैं, माध्यमिक, माध्यमिक भ्रूणपोष क्या कहते हैं हिंदी में, माध्यमिक भ्रूणपोष, या इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेलोबियल, हिंदी में भी हेलोबियल एंडोस्पर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो माध्यमिक भ्रूणपोष इंग्लिश में क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है। अब इसमें क्या होता है जरा देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, माध्यमिक माने मध्य का, यानी कि बीच का, केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का जो भ्रूणपोष होता है, यानी कि जो जिनमें दोनों सम्मिलित होते हैं, यानी कि ए भी मिलता है, ए भी मिलता है, दोनों संरचना एक साथ देखने को मिलती है, ऐसे भ्रूणपोष को क्या कहते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं, हेलोबियल भ्रूणपोष कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं, ठीक है। जब देखेंगे आप इस संरचना को देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा भ्रूणपोष, देखिए ये क्या है, भ्रूणकोश है, इसको आप याद रखिएगा, भ्रूणकोश इसे नहीं कहेंगे। भ्रूणकोश क्या होता है, पेन होता है, प्राइमरी न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या पाया जाता है, भ्रूणकोश इसी को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या था, मैंने बताया पेन है, ठीक है, क्या है, पेन। अब जरा सोचिए, विभाजन करेगा ना, विभाजन करेगा तो जरा बताइए कितने केंद्रक बनेंगे, 2 केंद्रक बनेंगे। जब एक बार विभाजन करेगा तो देखते हैं आगे कितने केंद्रक बनते हैं, ठीक है। देखिए इसको मैं पहले बना रहा हूँ,
ज़्यादा समय ना लगे इसको आपको बताने में, ठीक है। तो देखिए जब एक बार विभाजन किया कौन, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जब एक बार विभाजन किया तो जरा बताइए कितने केंद्रक बनेंगे, 1-2 केंद्रक बनेंगे। अब आगे चल के क्या होता है दोस्तों, इन केंद्रकों में क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होगा। फिर से एक बार देखेंगे जब कोशिका भित्ति का निर्माण होगा तो जरा बताइए एक केंद्रक इधर एक केंद्रक इधर, और जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो जरा बताइए केंद्रक अलग अलग हो जाएंगे कि नहीं अलग अलग हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ये अलग अलग हो जाएंगे। कौन, ये केंद्रक जो थे। और ये क्या था फिर से बताइए, वो स्पोर है या युग्मनज कह सकते हैं, लेकिन युग्मनज तब कहेंगे जब इसके चारों तरफ में कोशिका भित्ति नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं मैंने क्या बताया, इसने अपने बीच में यानी कि केंद्रक जब विभाजन किया तो उनके बीच में क्या हुआ, कोशिका भित्ति सेल वॉल बन गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, जरा बताइए, ये कहीं ना कहीं क्या है, सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है आगे। अब देखेंगे क्या कि ये जो कोशिका है, एक कोशिका एक कोशिकीय अवस्था में हो जाती है, यानी कि आगे जब बढ़ते हैं तो ये कोशिका क्या होती है, कोशिकीय अवस्था में हो जाती है, ठीक है। और दूसरी एक केंद्रक है कोशिकीय केंद्रक है, वैसे एक केंद्रक कोशिकीय अवस्था में हो जाता है और जो दूसरा केंद्रक होता है वो कोशिका द्रव में वैसे ही रहता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये दोनों विभाजन करते हैं। जरा सोचिए, ये कोशिकीय अवस्था में तो विभाजन करेगा तो सभी इससे बनने वाले जितने भी केंद्रक होंगे कोशिकीय अवस्था में होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना। तो देखिए जो ही चूंकि दोनों के मध्य का भाग मैंने क्या बताया था, इसमें कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या था, केंद्रक विभाजन किया था और एक केंद्रक क्या हो गए थे, कोशिकीय हो गए थे आगे चलकर, ठीक है। कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया था। अब देखिए लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें दोनों के मध्य का माध्यमिक भ्रूणपोष है, हेलोबियल इंडोस्पर्म है। तो जरा सोचिए केंद्रकीय भी होगा इसमें कुछ संरचना कोशिकीय भी होगी। तो क्या होता है, एक जो केंद्रक है वो क्या होता है कोशिकीय हो जाता है और दूसरा क्या होता है वैसे ही रहता है। अब देखिए दोनों में विभाजन होगा, यानी कि केंद्रकीय भ्रूणपोष में भी विभाजन होगा और ये जो केंद्रकीय अवस्था में है भ्रूणपोष उसमें भी विभाजन होगा और ये जो कोशिकीय अवस्था में है उसमें भी विभाजन होगा। तो देखिए क्या होता है, जब डिवीजन होता है तो ढेर सारे केंद्रकीय बन जाएंगे, ये केंद्रक जो है ढेर सारे बन जाएंगे, ठीक है, बन जाएंगे ना। अब देखिए आगे क्या होता है, ये भी कोशिकीय अवस्था में ढेर सारे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे ना। जब विभाजन करेगा लगातार तो कोशिकीय अवस्था में ढेर सारे कोशिकीय यानी कि कोशिकीय अवस्था में केंद्रक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अब जरा सोचिए क्या लक्षण कोशिकीय भ्रूणपोष के दिखा रहे हैं और दोनों यानी कि एक क्या है केंद्रकीय भ्रूणपोष का लक्षण दिखा रहा है और ये नीचे कोशिकीय भ्रूणपोष का, यानी कि सेलुलर और न्यूक्लियर दोनों पर न्यूक्लियर यानी कि दोनों प्रकार के भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म के संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आखिरी स्टेप में क्या होता है, आखिरी स्टेप जब आप इसका देखेंगे तो जरा बताइए संरचना कैसी होगी। शुरुआत में हमने क्या पढ़ा था, कोशिका ये केंद्रक जो होते हैं कोशिकीय होने लगते हैं। तो जरा देखेंगे कैसे कोशिकीय होने लगते हैं। देखिए ये क्या है, पहले बताइए आप लोग, युग्मनज है या कह सकते हैं वो स्पोर है, निषिद्धांड है हिंदी में, ठीक है। कब है, जब इसने अपने चारों तरफ युग्मनज ने अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया। अब जरा देखेंगे होता क्या है, मैंने क्या बताया था कि ये आगे चलकर कोशिकीय होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए कुछ ऐसी अवस्था आ जाएगी कि नहीं, कोशिकीय माने क्या, परिधि से अंदर की तरफ कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहा हूँ, ये कोशिकीय अवस्था में थे कि नहीं, केंद्रक जो थे कोशिकीय अवस्था में थे कि नहीं, कोशिकीय अवस्था में थे ना कहीं ना कहीं। देखिए कोशिकीय अवस्था में केंद्रक, ये क्या है कोशिकाएं हैं तो ये भी केंद्रक इसके अंदर रहेगा, कोशिका भित्ति के अंदर रहेगा। अब जरा सोचिए ये कोशिकीय अवस्था में है तो कहेंगे केंद्रकीय कहाँ गया, तो केंद्रकीय तो बीच में यहाँ पे है ना, तो इसको भी तो बनाएंगे। तो देखिए ये केंद्रक है, कोशिका द्रव में इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से फैले हुए हैं। कोई पूछे कहाँ ये सब केंद्रक पाए जा रहे हैं तो आप सीधा सा जवाब दीजिएगा, किसी में पाए जाएंगे, कोशिका द्रव में पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या था, माध्यमिक भ्रूणपोष था। माध्यमिक भ्रूणपोष एक ऐसा भ्रूणपोष होता है जिसमें कोशिकीय और केंद्रकीय दोनों मिश्रित होते हैं, कह सकते हैं इसको मिश्रित भ्रूणपोष भी कह सकते हैं, माध्यमिक भ्रूणपोष हेलोबियल इंडोस्पर्म, ठीक है। अब बात आती है क्या, अब बात क्या आती है कि ये इसके उदाहरण क्या है, कि जो ये माध्यमिक भ्रूणपोष है इसके क्या उदाहरण है, ठीक है। तो उदाहरण भी जान लीजिए, उदाहरण क्या है इसके, एस्पेडिलस, ये क्या है, एक पादप है, क्या है एस्पेडिलस, को मैं थोड़ा साफ लिख देता हूँ, क्या है एस्पेडिलस, एस्पेडिलस, ठीक है। ये क्या है, इस पादप में कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, माध्यमिक भ्रूणपोष पाया जाता है एस्पेडिलस पादप में, ठीक है। और इसके बाद भी
एक इसके बाद भी एक और पादप का उदाहरण बता रहा हूं आपको, एरीमुरस। क्या? एरीमुरस, ठीक है, एरीमुरस। तो ये दो पादप के मैंने नाम बता दिए हैं जिनमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता था, माध्यमिक भ्रूणपोष यानी कि हेलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, यानी कि 3 प्रकार के मैंने भ्रूणपोषों के बारे में आपको बता दिया। अब बात करेंगे किसके बारे में, भ्रूणपोष को आपका पता चल गया कितने प्रकार के होते हैं, क्यों होते हैं, कारण क्या है, तो प्रकार के होने के कारण। जो भ्रूणपोष केंद्रीय अवस्था में होगा, आप सीधा सीधा आंसर देंगे कि केंद्रीय भ्रूणपोष क्या होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, तो आप सीधा सा आंसर देंगे कि ऐसा भ्रूणपोष जो केंद्रीय अवस्था में होता है, लेकिन कैसा बहुकेंद्रीय अवस्था में होता है, तो ऐसे भ्रूणपोष क्या कहते हैं, हम केंद्रीय भ्रूणपोष कहते हैं, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। पाया किसमें जाता है, तो आपको मैंने बता दिया था क्या, पॉलीपेटिलीवर के पार्ट में पाया जाता है। मैंने एक उदाहरण भी बता दिया था क्या, कैप्सुला। कैप्सुला नामक एक पौधा होता है जो किस वर्ग में आता था, पॉलीपेटिलीवर नाम वर्ग में आता था। उसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता था, केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता था। और मैंने एक सस्ता तो उदाहरण आपको बताया था क्या, नारियल का जो तरल भाग होता है, पानी वाला पोर्शन होता है, वो क्या किसका उदाहरण होता है, केंद्रीय भ्रूणपोष यानी कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। बात आती है क्या, कोशिकीय भ्रूणपोष की। मैंने क्या बताया, ऐसा भ्रूणपोष जो कोशिकीय अवस्था में होता है, बहुकोशिकीय अवस्था में होता है, ऐसा भ्रूणपोष क्या कहते हैं हम, कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। पाया किस में जाता है, किस वर्ग के पादपों में पाया जाता है, मैंने बताया गेमोपेटिलीवर के नामक पादपों में पाया जाता है। कौन सा भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, सेलुलर भ्रूणपोष। मैंने इसके उदाहरण के बारे में बता दिया था, विलारिसिया नामक एक पौधा होता है, किस वर्ग का पादप है, एक गेमोपेटिलीवर के वर्ग का पादप है। कौन, विलारिसिया नामक पौधा जो मैंने बताया, उसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता है, कोशिकीय भ्रूणपोष। एक सस्ता उदाहरण इसमें मैंने बताया उसी का, नारियल का। लेकिन नारियल का जो सफेद भाग होता है, खाने का जो पोर्शन होता है सफेद भाग अंदर का, वो किसका उदाहरण है, कोशिकीय भ्रूणपोष यानी कि सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है। बारी आती है किसका, माध्यमिक भ्रूणपोष का। तो माध्यमिक भ्रूणपोष में क्या होता था, ये भी पाया जाएगा, यानी कि केंद्रीय भ्रूणपोष प्लस कोशिकीय भ्रूणपोष का जो मिश्रित भाग होता है, मिश्रित संरचना होती है, ऐसे भ्रूणपोष को हमने माध्यमिक भ्रूणपोष कहा, इंग्लिश में क्या, हेलोबियल भ्रूणपोष पाया किसमें जाता है, तो मैंने इसका उदाहरण बताया क्या, एस्पोडिलस और एरीमुरस, ये दो मैंने पादपों का नाम बताया जिसमें कैसा भ्रूणपोष पाया जाता था, माध्यमिक भ्रूणपोष यानी कि हेलोबियल एंडोस्पर्म पाया जाता था। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे यूगमनज की बात करेंगे कि भ्रूण कैसे बनता है। भ्रूणपोष तो हो गया, लेकिन भ्रूण कैसे बनता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया है 3 प्रकार के भ्रूणपोषों के बारे में, ठीक है। अब बात करने वाले हैं क्या, अब हम बात करेंगे यूगमनज के बारे में कि यूगमनज क्या था, उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है, भ्रूण कैसे बनता है, भ्रूण का विकास कैसे होता है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो भ्रूण का विकास जो होता है, चूंकि आवृत्ति बीजी पादप मैंने बताया था आपको शुरुआत में ही कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के आवृत्ति बीजी पादप होते हैं, ठीक है। तो देखिए, आवृत्ति बीजी पादप को इंग्लिश में मैंने कहा था एंजियोस्पर्म कहा था, ठीक है। 2 प्रकार के कौन से, एक होता है एक बीजपत्री पादप, एक होता है द्विबीजपत्री पादप, ठीक है। तो एक बीजपत्री पादप, द्विबीजपत्री पादप में क्या होता है, अंतर होता है कुछ, उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी नहीं जानेंगे। पहले हम क्या करेंगे, विकास करेंगे किसका, यूगमनज से भ्रूण बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनेगा उसके बारे में हम जानेंगे इसमें। तो देखिए क्या होता है, हम पहले बात करेंगे द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में। क्या, द्विबीजपत्री, डाइकॉट जिसे कहते हैं, ठीक है। डाइकॉट इंग्लिश में इसको कहते हैं द्विबीजपत्री के अंदर क्या पढ़ेंगे, भ्रूण का विकास के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें भ्रूण का विकास कैसे होता है, एम्ब्रियो का जो होता है ग्रोथ कैसे होता है, ठीक है। इसके बारे में इसमें जानने वाले हैं। तो देखिए क्या होता है कि हमने भ्रूणकोश बनाया था ना, भ्रूणकोश में क्या क्या था, जरा देखते हैं एक बार फिर से इसकी संरचना को देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, भ्रूणकोश में क्या था, ये क्या था, यूगमनज था। आप कहेंगे क्या है, यूगमनज। अभी तो यूगमनज है ना, अभी कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं किया है। क्या है, यूगमनज, ठीक है। यूगमनज था। जाइगोट यानी कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, ठीक है। अब जरा बताइए यहाँ पर क्या था, आप कहेंगे भ्रूणकोश था, पेन था, परान्यूक्लियस और न्यूक्लियस था, ठीक है। क्लियर है, यानी कि ये 2 चीजें आपको पता है, मैंने इसके बारे में बता दिया, इसके प्रकार के बारे में आपको क्लियर कर दिया ना। अब बात करेंगे हम इसकी बात करेंगे, यानी कि यूगमनज की बात करेंगे। तो जरा सोचिए, यूगमनज ने हमें चारों तरफ किसका निर्माण कर लिया था, इसने अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण किया था कि नहीं किया था, किया था ना। ये क्या था, सेल वॉल था। क्या, सेल वॉल, कोशिका भित्ति था ना। अब देखिए, जब इसने अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण कर लिया तो हमने इसको क्या नाम दिया था, जरा बताइए। जब कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, वे यूगमनज नहीं रहा। अब देखिए अभी क्या हो गया, जब इसने अपने चारों तरफ कोशिका भित्ति का निर्माण किया तब हमने इसको क्या नाम दिया था,
निषिक्तांड नाम दिया था। निषिक्तांड यानी कि इंग्लिश में ओस्पोर नाम दिया था। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं निषिक्तांड के बारे में बात करने वाले हैं, ओस्पोर के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या घटनाएं घटती हैं, तो चलिए जल्दी से जानते हैं इसमें भी क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो होता क्या है दोस्तों कि ये जो था क्या निषिक्तांड था। ठीक है, मान लीजिए चारों तरफ भ्रूणपोष क्या कहते हैं कोशिका भित्ति है फिलहाल के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इस ओस्पोर में क्या होता है, मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ क्या है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, ये क्या है, ओस्पोर है। इसको जाइगोट भी कह सकते हो, क्योंकि कोशिका भित्ति का निर्माण जब हो जाता है तो ओस्पोर हो जाता है, लेकिन जाइगोट कब होगा, जब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। इतना आपको क्लियर हमेशा रखना है। ठीक है, अब देखिए होगा क्या इसमें, अब इसमें क्या होता है दोस्तों, विभाजन होता है। ठीक है, और कैसा विभाजन, अनुप्रस्थ विभाजन होता है, माने कि बीच से क्या होगा, इनमें विभाजन होगा, बढ़ जाएंगे, दो भागों में बढ़ जाएंगे। कैसे, बीच से। अब देखिए बीच यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। क्या, ट्रांसवर्स डिवीजन कहते हैं। तो जरा सोचिए, जब इसमें विभाजन होगा तो ये दो कोशिकाएं बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी, एक कोशिका इधर बनेगी, ठीक है, और एक कोशिका इसके ठीक है नीचे बनेगी। कितनी कोशिका बनी, जब इसने विभाजन किया, ट्रांसफर डिवीजन किया, अनुप्रस्थ विभाजन किया, देखिए बीच से कटा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से कटा है। ठीक है, अब जब इसने विभाजन किया तो कितनी कोशिकाएं बनी, कहीं ना कहीं दो कोशिकाएं बनी कि नहीं बनी। ठीक है, दो कोशिकाएं बनी, कितनी, दो सेल्स बने। अब देखते हैं इनके नाम के बारे में, जान लेते हैं कौन कौन से कोशिकाएं बनी हैं। तो ये जो छोटी वाली कोशिका है, ठीक है, छोटी वाली कोशिका जो है वो कहाँ पर है, बीजांडद्वार की तरफ है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भ्रूणीय कोशिका। भ्रूणीय कोशिका इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनियल सेल। एम्ब्रियोनियल सेल, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनियल सेल कहते हैं भ्रूणीय कोशिका हिंदी में। ठीक है, तो भ्रूणीय कोशिका का कौन कोशिका, जो छोटी वाली कोशिका है उसको हमने भ्रूणीय कोशिका कहा, एम्ब्रियोनियल सेल कहा। इतना क्लियर है ना। अब बात करते हैं नीचे वाली, इसका आकार कितना है, इससे तो बड़ा ही है ना, यानी कि भ्रूणीय कोशिका से बड़ा है इसका आकार, किसका है, नीचे वाली कोशिका का। इस कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों, इस कोशिका को कहते हैं आधार कोशिका। क्या कहते हैं, आधार कोशिका। ये क्या है, आधार कोशिका यानी कि बेसल सेल। बेसल सेल, ठीक है, आधार कोशिका कहते हैं। तो कितनी कोशिकाएं बनी जब इसमें विभाजन किया, दो कोशिकाएं बनी, एक तो भ्रूणीय कोशिका बन गया है और दूसरा आधार कोशिका बन गया। इतना क्लियर है। अब देखिए होता क्या है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, इस आधार कोशिका के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए जान लेते हैं आधार कोशिका में क्या परिवर्तन होता है। तो सबसे पहले क्या जानेंगे, बेसल सेल। बेसल सेल के बारे में जानेंगे, इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा कि ये ऊपर वाला कोशिका कैसा था, ये आप कहेंगे क्या, भ्रूणीय कोशिका है। ठीक है, अब नीचे वाले कोशिका को यानी कि बेसल सेल को मैं काले मार्कर से दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये था ना, ये बड़ा है कुछ। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, यानी कि आधारीय कोशिका में क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन कैसा होगा, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे ढेर सारी कोशिकाएं बनेंगी, यानी कि विभाजन लगातार होता रहेगा और क्या बनेंगी, ढेर सारी कोशिकाएं बनेंगी। तो देखिए कैसा होता है विभाजन, कुछ ऐसे विभाजन होगा। तो जरा सोचिए कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, विभाजन हो रहा है लगातार। ठीक है, इसमें विभाजन हो रहा है लगातार। ठीक है, ऐसी संरचना बनाती है। ठीक है, तो किसने विभाजन किया लगातार, आप कहेंगे आधार कोशिका ने, बेसल सेल ने लगातार क्या किया, विभाजन किया, डिवीजन किया, ट्रांसवर्स डिवीजन किया, जिससे ढेर सारी कोशिकाएं बनी। जरा देखेंगे कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो इन कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 6 से 8 कोशिकाएं हो सकती हैं विभाजन के बाद। यानी कि 6 से 8 कोशिकाएं बनाती है विभाजन करके। कौन सा विभाजन करके, अनुप्रस्थ विभाजन करके। कौन करता है विभाजन, आधार कोशिका विभाजन करती है, बेसल सेल विभाजन करता है और 6 से 8 कोशिकाएं बनाता है। अब बात करते हैं इन कोशिकाओं को कहते क्या है। तो इन कोशिकाओं को जो इसने बनाया है, यहाँ से यही तो है, यहाँ से आधारीय कोशिका थी, ये क्या है, भ्रूणीय कोशिका है। ठीक है, तो इस कोशिका को हम क्या कहते हैं, जो ये बना है इसको कहते हैं निलंबक। निलंबक कोशिका क्या कहते हैं दोस्तों, निलंबक कोशिका कहते हैं। ठीक है,
ये क्या है, निलंबक कोशिका है। अब निलंबक कोशिका क्या होता है, तो निलंबक कोशिका को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं क्या, सस्पेंसर। ठीक है, ये जो निलंबक कोशिका है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्पेंसर कहते हैं। अब देखिए ये जो निलंबक कोशिका कैसे बनी, जब आधार कोशिका ने लगातार विभाजन किया, कितनी कोशिकाएं बनाए, कहीं ना कहीं 6 से 8 कोशिकाएं बनाए। ठीक है, तो 6 से 8 कोशिकाएं बनाए, उन कोशिकाओं के समूह को हमने क्या नाम दिया, निलंबक कोशिका नाम दिया, सस्पेंसर नाम दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या इस कोशिका में, इन कोशिकाओं में कौन से, निलंबक कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन कोशिकाओं में जो आखिरी कोशिका, निलंबक कोशिकाओं की आखिरी कोशिका ये जो है, यानी कि निलंबक कोशिकाओं की आखिरी कोशिका को हम क्या कहते हैं, चूसक कोशिका कहते हैं, चूसड़ कोशिका कहते हैं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, चूसक कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों, चूसक कोशिका कहते हैं, हेस्टोरियल सेल। हेस्टोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, चूसक कोशिका कहते हैं इंग्लिश में, हेस्टोरियल सेल कहते हैं किन कोशिकाओं को, यानी कि किस कोशिका को कहते हैं, कोशिकाओं ने, कोशिका है, किसका भाग है, निलंबक कोशिकाओं के सबसे आखिरी कोशिका को हमने क्या नाम दिया, चूसक कोशिका नाम दिया, हेस्टोरियल सेल कहा। क्लियर है इतना। अब बात करते हैं इन निलंबक कोशिकाओं की सबसे ऊपरी कोशिका कौन सी है, आप कहेंगे ये वाली। जरा बताइए किससे अटैच है, जुड़ा हुआ है, आप कहेंगे जो भुड़ीय कोशिका से जुड़ा हुआ है वो निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका है। तो इस कोशिका को क्या कहते हैं, अधा स्फीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अधा स्फीतिका कहते हैं। ठीक है, अधा स्फीतिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, हाइपोफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आधा स्फीतिका हो गया, हाइपोफाइसिस हो गया, कौन था, निलंबक कोशिका सस्पेंसर की सबसे ऊपरी कोशिका, जो हायर कोशिका थी, सबसे ऊपरी कोशिका को मैंने क्या कहा, अधा स्फीतिका कहा, हाइपोफाइसिस कहा, और इसका सबसे आखिरी कोशिका को चूसक कोशिका कहा, हेस्टोरियल सेल कहा। आप चूसक कोशिका को कहते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। ठीक है, इसको अभी हम जान लेंगे कुछ समय पहले। ठीक है, बाद में इसको जानेंगे क्या चूसक कोशिका होती क्या है, इसको क्यों कहते हैं। तो निलंबक कोशिका ने विभाजन किया, 6 से 8 कोशिका बनाया, इसके आखिरी कोशिका हमने चूसक कोशिका कहा, हेस्टोरियल सेल कहा, और इसके सबसे ऊपरी कोशिका को अधा स्फीतिका कहा, हाइपोफाइसिस। क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है, आगे क्या होने वाला है। अब देखिए ये जो आधार कोशिका कहते हैं, आधार कोशिका जो है, ठीक है, आधार कोशिका क्या होता है, ये आधार कोशिका, इसमें क्या होता है दोस्तों, विभाजन किया इसने, आधार कोशिका ने क्या किया, विभाजन किया, क्या बना विभाजन के फलस्वरूप, निलंबक कोशिका बना ना, यानी कि इसमें विभाजन किया, निलंबक कोशिका बना, सस्पेंसर बनाया। अब देखिए जरा देखेंगे क्या ये कहाँ पाया जा रहा है, ये कोशिकाएं कहाँ पाई जा रही है, भुड़ीय कोशिका, आधार कोशिका की बात करें तो कहाँ पाई जा रही हैं, आप कहेंगे ये कहीं ना कहीं वो स्पोर से बने थे, तो यानी कि भ्रूणकोश के अंदर ही पाया जाएगा। और जरा आप सोचेंगे जब भ्रूणकोश की आपको संरचना देखेंगे, आप भ्रूणकोश की संरचना देखेंगे तो भ्रूणकोश में कहीं ना कहीं क्या था, भ्रूणकोश था कि नहीं था, पेन था ना, पेन था, भ्रूणकोश प्राइमरी इंडस्ट्रियल न्यूक्लियस था, ये तो था ही। अब जरा सोचेंगे आप क्या कि ये जो वो स्पोर था, इसने विभाजन के 2 कोशिका बनाए, एक आधार कोशिका एक भुड़ीय कोशिका, तो आप क्या देखेंगे, आधार कोशिका ने लगातार विभाजन किया तो इस कोशिकाओं की संख्या बढ़ी और एक केवल लंबा होता गया कि नहीं होता गया, लंबा होता गया ना। अब देखेंगे क्या कि जब इसकी कोशिकाओं में विभाजन हो तो इतना लंबा हो गया, इतना छोटा था इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो जरा सोचिए भुड़ीय कोशिका ऊपर उठ रही है कि नहीं उठ रही है, इनके विभाजन करने का, इनके आधार कोशिका के लगातार विभाजन करने के कारण ये जो भुड़ीय कोशिका है, इम्ब्रोनियल सेल है, लगातार ऊपर उठ रही है कि नहीं उठ रही है। तो जरा सोचेंगे आप क्या कि ये जब लगातार ऊपर उठेगी, कौन, ये मान लीजिए भुड़ीय कोशिका है, ठीक है। अब ये जब लगातार अब ऊपर उठेगी, इसके कारण ऊपर उठ रही है क्योंकि आधारी कोशिका लगातार विभाजन कर रही है और क्या बना रही है, निलंबक कोशिका बना रही है। तो देखेंगे क्या कि ये क्या होगा, धीरे धीरे
ऊपर जब उठेगा तो जाकर किसके अंदर प्रवेश कर जाएगा, भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश कर जाएगा, जो क्या करता है पोषण जिससे इसे पोषण प्राप्त होगा, किसको, इस भ्रूणीय कोशिका को। ठीक है, यानी कि इसने लगातार विभाजन किया, किसने, आधार कोशिका ने निलंबक बनाया, और क्या हुआ, धीरे धीरे इनके विभाजन करने से ये जो भ्रूणीय कोशिका थी, एम्ब्रियोनियल सेल था, लगातार ऊपर उठता गया, और इतना ऊपर उठ गया कि यह क्या हुआ, भ्रूणकोश में प्रवेश कर गया। भ्रूणकोश में प्रवेश कर गया तो इसे पोषण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब इसे पोषण प्राप्त हो जाता है, किसको, भ्रूणीय कोशिका को, एम्ब्रियोनियल सेल को जब पोषण प्राप्त हो जाता है तो इसमें भी क्या होना शुरू हो जाता है, परिवर्तन शुरू हो जाता है, यानी कि ये भी क्या करने लगता है, विभाजन डिवीजन करने लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में जानने से पहले क्या करेंगे, इस चूसक कोशिका के बारे में जानेंगे कि इसे हमने चूसक कोशिका क्यों कहा, कारण क्या है चूसक कोशिका कहने के पीछे, इसका कारण क्या है। ठीक है, तो जानेंगे क्या, ये जो चूसक कोशिका होती है ये किसके अंदर पाया गया, भ्रूणकोश के, भ्रूणकोश था ना, जरा देखेंगे आप संरचना को, तो भ्रूणकोश के चारों तरफ क्या पाया गया था, आप कहेंगे भ्रूणकोश कहाँ स्थित था, बीजांड में भ्रूणकोश कहाँ स्थित था, आप कहेंगे क्या, बीजांड काय में स्थित था, कहीं ना कहीं ये बीजांड काय था ना, ढेर सारी कोशिकाएं थी। ठीक है, भ्रूणकोश कहाँ स्थित है, एम्ब्रियो से कहाँ स्थित है, न्यूक्लियस में स्थित है, कहाँ, न्यूक्लियस यानी कि बीजांड काय में स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे क्या, जब ये लगातार विभाजन किया किसने, आधार कोशिका ने, तो निलंबक बना, निलंबक की सबसे आखिरी कोशिका को हमने क्या कहा, चूसक कोशिका कहा। तो देखेंगे क्या, ये जो आखिरी कोशिका होती है, चूसक कोशिका होती है, वो क्या होती है, भ्रूणकोश से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। क्या होती है, भ्रूणकोश से बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो देखेंगे आप, जब भ्रूणकोश से बाहर निकलेगा कुछ इस तरह से, मान लीजिए चूसक कोशिका है, क्या है, चूसक कोशिका है। ठीक है, ये चूसक कोशिका है। अब देखिए जब ये भ्रूणकोश से बाहर निकलेगा तो जरा सोचिए, भ्रूणकोश से जब ये बाहर निकला तो कहाँ जाएगा, बाहर निकलकर बीजांड काय में आएगा कि नहीं आएगा, ये कोशिका बाहर निकलेगी भ्रूणकोश से तो कहाँ जाएगी, बीजांड काय में जाएगी, न्यूक्लियस में जाएगी। तो न्यूक्लियस में क्या पाया जा रहा था, बीजांड का ऊतक पाया जा रहा था कि नहीं पाया जा रहा था, पाया जा रहा था ना। ऊतक क्यों कहा, क्योंकि कोशिकाओं का समूह था ढेर सारे, तो इसीलिए मैंने ऊतक कहा। तो अब ये चूसक कोशिका करती क्या है, नाम से ही स्पष्ट है आपको कि ये सकिंग करेगी, चूसेगी, हिचेगी, किसको हिचेगी, न्यूट्रिशन को हिचेगी, किससे हिचेगी, बीजांड काय से हिचेगी, न्यूक्लियस से हिचेगी। देखिए ये न्यूक्लियस कोशिकाओं से क्या करता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है, हिचता है, अवशोषित करता है। कौन अवशोषित करता है, चूसक कोशिका अवशोषित करती है, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, बीजांड काय यानी कि न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है। समझ में आया। देखिए क्या हुआ कि मैंने क्या कहा, निलंबक ने विभाजन किया, 6 से 8 कोशिकाएं बनाई। निलंबक की सबसे आखिरी कोशिका चूसक कोशिका थी, उसी का मैं बात कर रहा हूँ। आधार स्थितिका के बारे में बता दिया, जो किसका कह सकते हैं, भ्रूणीय कोशिका से जुड़ा हुआ था। ठीक है, अब मैं चूसक कोशिका की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ चूसक कोशिका में कि ये क्या हुआ, बाहर निकल गया। किससे बाहर निकल गया, इस क्या कहते हैं, भ्रूणकोश से, एम्ब्रियो सेक्स से बाहर निकल गया। तो बाहर निकला तो कहाँ पहुंचा, बीजांड काय में पहुंचा, न्यूक्लियस में पहुंचा। अब देखिए जब ये न्यूक्लियस में आ गया तो न्यूक्लियस से क्या किया, इसने न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। क्या किया, अवशोषित करना शुरू कर दिया। किसको, बीजांड का ऊतक से या कोशिकाओं से क्या किया, न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्राप्त करना शुरू कर दिया, चूसने का कार्य शुरू कर दिया। अब जब ये पोषण हिंचता जाएगा, लगातार हिंचता जाएगा, तो जरा आप सोचेंगे क्या कि ये बीजांड का धीरे धीरे नष्ट होगा कि नहीं नष्ट होगा। कोशिकाएं नष्ट हो रही है तो यानी कि बीजांड का धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। क्लियर है ना इतना। अब आपको चूसक कोशिका का काम पता चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने क्या कहा, बीजांड का समाप्त हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ पार्टों में क्या होता है, बीजांड काय का कुछ भाग रह जाता है, यानी कि बीजांड का ऊतक कुछ शेष रह जाते हैं। तो ऐसे बचे हुए बीजांड का ऊतक को क्या कहते हैं, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, यानी कि चूसक कोशिका तो चूसती है तो सारा बीजांड काय ना समाप्त हो जाता है अधिकतर पौधों में। लेकिन कुछ पार्टों में क्या होता है, ये जो बीजांड काय होता है, न्यूक्लियस के जो टिश्यूज होते हैं, ऊतक होते हैं, वो क्या होता है, समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि चूसक कोशिका उसे पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाता है, न्यूट्रिशन पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाता है, उनको समाप्त नहीं कर पाता है। तो उस बचे हुए भ्रूणपोष को क्या कहते हैं दोस्तों, परिभ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं, परिभ्रूणपोष कहते हैं। किससे, यानी कि जो बचा हुआ शेष भाग है उसको मैंने क्या कहा, परिभ्रूणपोष कहा। ठीक है, तो देखते हैं ये जो शेष बच गया था, क्या बीजांड का ऊतक बच गया था, उसको मैंने क्या नाम दिया, परिभ्रूणपोष नाम दिया। यहाँ पे मैं नाम लिख दे रहा हूँ, परिभ्रूणपोष। ठीक है, परिभ्रूणपोष क्या नाम दिया दोस्तों, परिभ्रूणपोष नाम दिया। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखते हैं क्या, ये जो परिभ्रूणपोष है
ठीक है। परिभूडकोश को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसका इंग्लिश नेम भी आपको जानना जरूरी होता है। क्या परिभूडकोश को कहते क्या है, पेरिस्पर्म, ठीक है। क्योंकि भूडकोश है तो स्पर्म तो आना संभव ही है, यानी कि निश्चित है भूडकोश तो आएगा, क्योंकि सभी भूडकोशों के अंदर में स्पर्म आएगा, ठीक है, एंडोस्पर्म। तो देखिए परिभूडकोश कहते हैं किसको कहते हैं, जो बीजांडकाय ऊतक का शेष भाग रह जाता है, यानी कि चूसक कोशिकाओं से पूर्ण रूप से अवशोषित नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे बचे हुए बीजांडकाय को मैंने क्या कहा, परिभूडकोश कहा, पेरिस्पर्म कहा। क्लियर है। अब क्वेश्चन उठता है क्या कि भैया इसके उदाहरण क्या है, किन पात्रों में पाया जाता है, तो बात आती है क्या, उदाहरण की बात आती है। तो उदाहरण भी आप याद रखेंगे, एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, बहुत इजी उदाहरण है, क्या, अरंड। अरंड एक पौधा होता है, क्या, अरंड, अरंड। और वैसे काली मिर्च और चुकंदर बीज के उदाहरण है, ठीक है, इनके बाहरी परत के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं ये क्या, परिभूडकोश। लेकिन अरंड में भी पाया जाता है। अरंड एक पादप है जिसमें क्या होता है, बीजांडकाय पूर्ण रूप से क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं, बीजांडकाय तक रह जाता है कुछ भाग, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल गया कि चूसक कोशिकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करती हैं, चूसने का कार्य करती हैं, सकिंग करने का कार्य करती हैं, इसीलिए मैंने क्या कहा इसको चूसक कोशिका नाम दिया, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखते हैं क्या होता है। अब बात आती है किसकी, भूड़ीय कोशिका के बारे में हम बात करने वाले हैं कि भूड़ीय कोशिका में क्या क्या होता है, ठीक है। तो चलिए भूड़ीय कोशिका के बारे में जान लेते हैं कि भूड़ीय कोशिका क्या क्या परिवर्तन लाता है अपने अंदर। इतना तो आप समझ गए होंगे ना, आधार कोशिका के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया आपको। अब बात करते हैं किसकी, भूड़ीय कोशिका के बारे में। अब देखिए होता क्या है, ये जो भूड़ीय कोशिका थी, यानी कि भूड़ीय कोशिका, इसकी मैं छोटी वाली कोशिका की बात कर रहा हूँ, एम्ब्रियोनियन सेल की बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। तो चलिए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। देखिए ये जो कोशिका है ये भी विभाजन करता है, पर एक ऐसा विभाजन करेगा, ये अनुलंबीय विभाजन करेगा। कैसा, अनुलंबीय विभाजन करता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करता है, क्या कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल को अनुलंबीय विभाजन करता है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे विभाजन करता है। देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोशिका है, कौन सी कोशिका है, भूड़ीय कोशिका है। अब जब ये विभाजन करेगा तो इतना विभाजन करेगा कि ये अष्टांग अवस्था में आ जाता है। कैसे, अष्टांग अवस्था में। अष्टांग माने क्या होता है दोस्तों, ऑक्टेंट स्टेट में आ जाता है। ऑक्टेंट माने कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 कोशिकाएं हो जाएंगी। तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं, कोशिकाओं के ऑक्टेंट कहते हैं, अष्टांग कहते हैं। क्लियर है। यानी कि 8 कोशिकाएं बनेंगी, 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ बनेंगी, 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ बनेंगी। एक कोशिकाएं हैं, ठीक है, तो केंद्र इसके अंदर ही होगा। क्लियर है इतना। क्या हुआ कि ये जो भूड़ीय कोशिका थी, एम्ब्रियोनियल सेल था, इसका मैं नाम भी लिख देता हूँ यहाँ पे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना हम लोगों को, ठीक है। क्या है ये, भूड़ीय कोशिका, एम्ब्रियोनियल सेल है, एम्ब्रियोनियल सेल है, ठीक है, भूड़ीय कोशिका। क्या है, भूड़ीय कोशिका। क्लियर है। देखिए भूड़ीय कोशिका था क्या, इसने विभाजन किया। कैसा विभाजन किया, अनुलंबीय विभाजन किया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया, और कितने, कौन से कितनी कोशिका बनाया, 8 कोशिकाओं का समूह बनाया। 4 कोशिका ऊपर की तरफ, 4 कोशिका नीचे की तरफ। इस स्थिति को हमने क्या कहा, अष्टांग कहा, ऑक्टेंट कहा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये जो 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ हैं, कौन सी 4 कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, किन 4 कोशिकाओं की, ये जो ऊपर की तरफ कोशिकाएं, इन कोशिकाओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो 4 कोशिकाएं दोस्तों, उसको कहते हैं क्या, अध्याधार कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अध्याधार कोशिका। किनको, इन 4 ऊपर वाली कोशिकाओं क्या कहते हैं, अध्याधार कोशिका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, एपी वेसल। क्या कहते हैं इंग्लिश में, एपी वेसल कहते हैं, हिंदी में अध्याधार कोशिका कहते हैं, ठीक है। यानी कि 4 कोशिकाएं जो ऊपर के स्तर की थी, उनको मैंने क्या कहा, अध्याधार कोशिका कहा, एपी वेसल कहा। अब देखते हैं नीचे वाली कोशिकाओं के बारे में जान लेते हैं। जो 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ है, ये जो 4 कोशिकाएं नीचे की तरफ है, इन 4 कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आधारधार। क्या, आधारधार कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हाइपोवेसल कहते हैं। क्या, हाइपो, ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोवेसल कहते हैं।
अध्याधार ऊपर वाली स्तर की 4 कोशिकाओं को अध्याधार का और नीचे वाले स्तर की 4 कोशिकाओं को मैंने क्या कहा, आधारधार कोशिका कहा। अब जरा सोचिए, इसने विभाजन किया, अष्टांग स्थिति में आ गया, ऑपरेंट स्टेज में आ गया, तो जरा सोचिए इसके नीचे क्या था, आधारधार कोशिका था। इसने क्या किया था, विभाजन किया था, क्या बनाया था, अनुलंबीय कोशिका बनाया था, सॉरी निलंबीय कोशिका बनाया था, निलंबीय कोशिका। ठीक है, तो देखते हैं इसके नीचे कितनी कोशिकाएं थी। ये कितना, देखिए 6 से 8 कोशिकाएं बनाया था निलंबीय कोशिका। ठीक है, कितनी कोशिकाएं बनाया था, 6 से 8 कोशिकाएं बनाया था। आखिरी वाली कोशिका को हमने क्या नाम दिया था, चूसक कोशिका नाम दिया था। चला जरा एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं। इसको हमने क्या कहा था, चूसक कोशिका नाम दिया था, चूसक कोशिका। क्या नाम दिया था तो दोस्तों, चूसक कोशिका नाम दिया था। इंग्लिश में क्या कहा था, हेस्टोरियल सेल, हेस्टोरियल सेल। क्लियर है, यानी कि नीचे की आखिरी कोशिका, किसकी, निलंबीय कोशिकाओं की आखिरी कोशिका को मैंने क्या नाम दिया था, चूसक कोशिका नाम दिया था। तो जरा इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं, कौन किसके बारे में, ये जो पूरी कोशिका है, ये जो, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए ये यहाँ से इस कोशिका को मैंने क्या नाम दिया था, निलंबीय कोशिका। क्या, क्या नाम दिया था दोस्तों, निलंबीय कोशिका नाम दिया था, यानी कि निलंबक कोशिका। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, सस्पेंसर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या नाम दिया था, सस्पेंसर नाम दिया था। किनको, ये जो 6 से 8 कोशिकाएं बनी थी आधारीय कोशिका ने, बेसल सर ने जब विभाजन किया था, डिवीजन किया था, तो कितनी 6 से 8 कोशिका बनी। 6 से 8 कोशिकाओं के समूह को हमने क्या नाम दिया, निलंबक कोशिका नाम दिया, सस्पेंसर नाम दिया, या निलंबीय कोशिका भी आप कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने इस निलंबीय कोशिका की सबसे आखिरी कोशिका को क्या नाम दिया, हेस्टोरियल सेल नाम दिया। चूसक कोशिका कहा, चूसने का कहा करते थे किसको, पोषण को, किससे, बीजांडकाय से। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए मैंने इस कोशिका को क्या नाम दिया था, इस कोशिका को, जो किससे जुड़ा था, भूरीय कोशिका से जुड़ा था। इसको मैंने कहीं ना कहीं आधा स्फीतिका, आधा स्फीतिका कहा था ना, हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस कहा था। क्लियर है ना। देखिए बात करेंगे पहले आधार कोशिका की, यानी कि बेसल सेल की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या था, आधार कोशिका ने क्या किया, विभाजन किया, अनुप्रस्थ विभाजन किया, और कितनी कोशिकाएं बनाए, 6 से 8 कोशिकाओं का समूह बनाया। उन 6 से 8 कोशिकाओं के समूह को हमने क्या नाम दिया, निलंबक कोशिका, सस्पेंसर का। क्लियर है। अब देखिए इन निलंबक कोशिकाओं के सबसे आखिरी कोशिका को हमने क्या नाम दिया, चूसक कोशिका का, हेस्टोरियल सेल का। क्लियर है। अब देखिए निलंबक कोशिका के सबसे ऊपरी कोशिका को जो क्या था, भूरीय कोशिका से जुड़ा हुआ था, अटैच था, उस कोशिका को मैंने आधा स्फीतिका नाम दिया, हाइपोफाइसिस नाम दिया। ये भी क्लियर है। अब देखते हैं क्या, अब बात करते थे भूरीय कोशिका की। भूरीय कोशिका ने क्या किया, अनुलंबीय विभाजन किया, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया, जिसके फलस्वरूप ये ऑक्टेंट बनाया, यानी कि अष्टांग स्थिति में आया। किसने, किस स्थिति में, अष्टांग स्थिति में, यानी कि 8 कोशिकाओं का समूह बनाया। यानी कि 4 कोशिकाएं ऊपर के स्तर पे थी, 4 कोशिकाएं निचली स्तर पे थी। 4 कोशिकाएं जो ऊपरी स्तर पे थी मैंने उसको अध्याधार कोशिका कहा, एपीबेसल कहा, और जो निचले वाले स्तर पे 4 कोशिकाएं थी उनको मैंने क्या कहा, आधारधार कोशिका कहा, हाइपोबेसल सेल का। क्लियर है ना, इतना आपको क्लियर हो गया। अब बात करेंगे क्या, इनके बारे में जानेंगे कि कार्य क्या होता है। इन कोशिकाओं का विभाजन तो कर लिया भैया, लेकिन कार्य क्या है इसके बारे में नहीं जानेंगे तो काम किस काम का कोशिका है। चलिए इनके कार्यों के बारे में जान लेते हैं एक एक करके। अभी मैं ये जो बताया हूँ विभाजन इन कोशिकाओं का, इसका स्पोर का जो मैंने अभी विभाजन बताया है, ये किस स्पोर का बताया है, यानी कि ये द्विबीजपत्री के अंदर मैंने भ्रूण का विकार बताया है। अभी एक बीजपत्री तो बचा है ना, जरा बताइए द्विबीजपत्री का है तो एक बीजपत्री में कुछ अलग प्रकार से होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी कि एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री 2 प्रकार के होते हैं। क्या, आवृत्ति बीजी पादप, एंजियोस्पर्म 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट, डाइकॉट। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ डाइकॉट की बात कर रहा हूँ, यानी कि द्विबीजपत्री के अंदर में भ्रूणीय विकास की चर्चा कर रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक बीजपत्री के बारे में नहीं बताया है। तो देखिए भ्रूणीय कोशिका से विभाजन से कितनी कोशिका बनी थी, 8 कोशिका बनी थी। 8 कोशिकाओं में से 4 कोशिकाओं को मैंने अध्याधार कोशिका, 4 कोशिकाएं नीचे वाले स्तर को आधारधार कोशिका, ठीक है, एपीबेसल और हाइपोबेसल था। ठीक, अब देखते हैं क्या
अब बात करेंगे सबसे पहले क्या, आधार कोशिका के बारे में। किसके बारे में, अध्याधार कोशिका यानी कि एपी बेसल, या एपी बेसल सेल भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं, कोई कोशिका है ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, अध्याधार कोशिका के बारे में सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है, आगे चलकर जब इसमें काफी परिवर्तन होता है, विभाजन लगातार करते रहते हैं, यानी कि परिवर्तन इनमें होता रहता है, विकसित होते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, आगे जाकर किसका निर्माण करते हैं, प्रांकुर बनाते हैं। कौन कोशिकाएं, अध्याधार कोशिकाएं क्या बनाती हैं दोस्तों, प्रांकुर बनाती हैं। इनसे क्या बनता है, प्रांकुर, ठीक है। क्या बनता है दोस्तों, प्रांकुर बनता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं ल्यूम्यूल, एल्यूम्यूल कहते हैं इनको इंग्लिश में, प्रांकुर बनता है। अब जरा सोचिए, प्रांकुर बन गया तो प्रांकुर से आगे क्या बनने वाला है, प्रारोह बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, प्रारोह बनेगा। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सूट कहते हैं, ठीक है। यानी कि प्रांकुर से क्या बना, प्रारोह बना। क्लियर है इतना। अब देखिए इसके अलावा अध्याधार कोशिकाओं से क्या बनता है, बीजपत्र बनता है। क्या बनता है, बीजपत्र बनता है। क्या बनता है दोस्तों, बीजपत्र बनता है, कैटालिडन बनता है, कैटालिडन बनता है, ठीक है, बीजपत्र बनता है। अब बीजपत्र क्या होता है, इनमें क्या होता है, पोषणीय पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, इनमें पोषणीय पदार्थ होता है। किसमें, बीजपत्र में क्या होते हैं, ठीक है, ये पोषणीय पदार्थ होते हैं। किसमें, इस बीजपत्र में, डाइकॉट कैटालाइडन में क्या होते हैं, बीज पोषणीय पदार्थ होते हैं, जो क्या कहते हैं, भ्रूण को विकास में उसके सहायता प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं। तो क्या बना, अध्याधार कोशिकाओं से आगे चलकर प्रांकुर बना, ठीक है, प्रांकुर से आगे चलकर प्रारोह बना, सूट बना। अब देखिए इसके अलावा क्या बना था, अध्याधार कोशिका से बीजपत्र बना, कैटालाइडन बना, जिसमें क्या होता है, पोषणीय पदार्थ होता है, जिससे भ्रूण विकास करता है। क्लियर इतना। अब बात करते हैं क्या, दूसरे कोशिका की, जिसका नाम क्या है, आधारदार कोशिका, हाइपोबेसल सेल, आधारधार कोशिका, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, हाइपोबेसल सेल। अब इससे क्या बनता है, ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे क्या बनता है, इससे बनेगा क्या, मूलांकुर बनेगा। क्या, मूलांकुर, इसको कहते हैं इसमें रेडिकल, ठीक है। इससे क्या बनता है दोस्तों, मूलांकुर बनता है, रेडिकल बनता है। अब जरा सोचिए, ये मूलांकुर माने मूल का अंकुरण होना शुरू हो रहा है। किससे, इस आधारदार कोशिका से। जब मूल का अंकुरण शुरू होगा तो जरा सोचिए आगे चलकर ये क्या बनेगा, कहीं ना कहीं मूल बनेगा। मूल माने जड़ बनेगा, इंग्लिश में क्या कहते हैं, जड़ को रूट कहते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। यानी कि इससे क्या हुआ, मूलांकुर से, यानी कि मूलांकुर से आगे चलकर क्या बना, मूल बना। और मूलांकुर किससे बना था, आधारदार कोशिका से, हाइपोबेसल सेल से बना था, ठीक है। और प्रारोह किससे बना था, आध्याधार कोशिका से बना था। जो जरा सोचिए, प्रारोह क्या होता है, भूमि के ऊपरी भाग होता है, जो भूमि के, यानी कि पादप का जो भाग भूमि के ऊपर होता है, उस पूरे पोर्शन को क्या कहते हैं, प्रारोह कहते हैं, सूट कहते हैं। और निचले वाले सारे पोर्शन को कहते हैं, रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। इतना तो मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था, पार्ट 2 में बताया था। जब मैं जो टॉपिक्स था उसको मैंने जब शुरू किया था, तो मैंने इसके बारे में आपको डीपली तरीके से बता दिया। नहीं देखा आपने वीडियो, जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको बेहतर तरीके से ये सब चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए, आधारधार कोशिका के बारे में पता चल गया क्या बनता है, कैसे बनता है। अध्याधार कोशिका के बारे में पता चल गया। अभी एक चीज बचा है दोस्तों, क्या बचा है, अभी हमारा आधा स्फीतिका बचा है। क्या, तीसरी कोशिका बचा है, इसको क्या कहते हैं, आधा स्फीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, आधा स्फीतिका, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोफाइसिस कहते हैं इंग्लिश में। अब इससे क्या बनेगा, ये क्वेश्चन होता है कि भैया अध्याधार कोशिका से प्रांकुर बना, प्रांकुर से प्रारोह बन गया, प्लस बीजपत्र बना। किससे, अध्याधार कोशिका, एपीबेसल से।
हाइपोफाइसिस से क्या बना, रेडिकल बना, रेडिकल से आगे चलकर रोड बन गया, क्लियर है। लेकिन आधा स्फीतिका से क्या बनता है, हाइपोफाइसिस से क्या बनता है, ये क्वेश्चन होता है। तो इसके बारे में काफी इजी जान लीजिए, इससे क्या बनने वाला है। जरा सोचिए ये कहाँ पर था, आप कहेंगे ये आधारधार कोशिका के ठीक नीचे था, ठीक नीचे था ना, क्योंकि भूरीय कोशिका ने विभाजन किया तभी तो ये दोनों कोशिकाएं बनी थी। तो जरा सोचिए भूरीय कोशिका कहाँ थी, इस आधा स्फीतिका के ठीक ऊपर थी ना। तो जब ये जो है आधा स्फीतिका आधारधार कोशिका के ठीक नीचे है तो क्या बनाएगा, ये बना रहा है मूल। कौन मूल बना रहा है, आधारधार कोशिका यानी कि हाइपोफाइसियल सेल रूट बना रहा है। तो रूट बताइए जमीन में जब प्रवेश करेगा, फैलेगा, विस्तार करेगा तो ये क्या हुआ, डैमेज नहीं हो सकता है, डैमेज हो जाएगा ना, क्योंकि काफी नाजुक होता है। तो उसी डैमेज से बचाने के लिए इसके ऊपर क्या होता है, एक संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मूल गोप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मूल गोप यानी कि रूट कैप कहते हैं, जो इसे डैमेज होने से बचाता है, भूमि में विस्तार करने में सहायता प्रदान करता है। तो ये मूलगोप जो बना है इसका निर्माण कौन करता है, ये आधा स्फीतिका से क्या होता है, मूलगोप बनता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, रूट कैप कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। रूट कैप किससे बना जरा बताइए, आधा स्फीतिका हाइपोफाइसिस से बना, क्लियर है। तो देखिए क्या क्या बना, अध्याधार कोशिका से प्रांकुर, प्रांकुर से प्रारोह प्लस बीजपत्र बना, क्लियर है। पेटालेटन बना यानी कि बीजपत्र क्या था, इसमें पोषणीय पदार्थ था। अब देखिए आधारधार कोशिका यानी कि हाइपोफाइसियल से क्या बना, मूलांकुर बना, मूलांकुर से आगे जाकर क्या बना, जड़ बना, रूट बना, क्लियर है। अब देखिए आधा स्फीतिका से क्या बना, हाइपोफाइसिस से क्या बना, इससे आगे जाकर क्या बन गया, मूलगोप बन गया, रूट कैप बन गया। रूट कैप का क्या कार्य था, इसको डैमेज से बचाना था, किसको, रूट को, जड़ को, क्लियर है ना। अब बात करते हैं क्या, क्लियर तो हो गया आपका। अभी एक चीज बचा हमारा क्या, बीजपत्र यानी कि द्विबीजपत्री तो हो गया, अभी एक बीजपत्री बचा है। तो चलिए इसके बारे में भी जल्दी से हम जान लेते हैं कि एक बीजपत्री में कैसे कैसे परिवर्तन होता है, किसमें, ओस्पोर में, ठीक है, निषिद्धांड में कैसे कैसे परिवर्तन होता है। तो सेम स्टेप इसमें भी वही रहेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन हो जाएगा। उसी परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं, देखिए क्या होता है इसमें। बात कर रहे हैं किसकी, द्विबीजपत्री की नहीं बात कर रहे हैं हम, एक बीजपत्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक बीजपत्री, ठीक है, एक बीजपत्री। पादप में भ्रूण के विकास के बारे में जान रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या था, ओस्पोर की बात हमेशा रहेगी, क्योंकि इसमें भी तो ओस्पोर होगा, ठीक है, ओस्पोर है। अब देखिए ओस्पोर जो था कुछ ऐसे था, ठीक है, ओस्पोर हो गया। इसमें विभाजन होगा तो जरा बताइए कितनी कोशिकाएं बनेगी, कैसा विभाजन होगा, इसमें भी अनुप्रस्थ विभाजन होगा, ठीक है। अनुप्रस्थ विभाजन होगा तो कितनी कोशिकाएं बनेंगी, इससे दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा, एक इधर छोटी कोशिका, एक इधर बड़ी कोशिका, क्लियर है। एक इधर है, एक इधर है। अब ये छोटी वाली कोशिका को भी हम वही सेम नाम देते हैं, क्या, भ्रूणीय कोशिका नाम देते हैं। ये जो छोटी वाली कोशिका है इसको हम सेम नाम देते हैं, क्या, भ्रूणीय कोशिका। क्या कहते हैं दोस्तों, भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, क्लियर है। किसको हमने भ्रूणीय कोशिका कहा, इस ऊपर वाली छोटी कोशिका को, ठीक है। अब ये देखते हैं ये क्या है, इस नीचे वाली कोशिका को भी हम क्या नाम देंगे, वही सेम नाम देंगे। ये क्या था, आधार कोशिका था, क्या, आधारीय या आधार कोशिका था, ठीक है। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या कहता है, न्यूसिलर, क्या कहते हैं, न्यूसिलर, नहीं, इसको न्यूक्लियस सेल नहीं कहा था, इसको हमने क्या कहा था दोस्तों, इस यानी कि भ्रूणीय कोशिका को हमने क्या कहा था, एम्ब्रोनियल सेल कहा था। क्या कहा था दोस्तों, एम्ब्रोनियल सेल कहा था। क्लियर है। यानी कि क्या हुआ, एक बीजपत्री पादप में भी भ्रूण के विकास के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या हुआ, सेम वही स्टेप चल रहा है, क्या, कि ओस्पोर ने विभाजन किया, अनुप्रस्थ विभाजन किया, और क्या हुआ, दो कोशिकाओं में पड़ गया, एक तो भ्रूणीय कोशिका एम्ब्रोनियल सेल, एक आधारीय कोशिका यानी कि बेसल सेल, ठीक है, दो कोशिकाएं बनाया। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो आधार कोशिका है, ये जो आधार कोशिका है, हमने क्या पढ़ा था, द्विबीजपत्री में क्या पढ़ा था कि आधार कोशिका में भी एक विभाजन होगा, ठीक है, अनुप्रस्थ विभाजन होगा, और ये क्या बनाएगी, 6 से 8 कोशिकाएं बनाएगी। इसमें द्विबीजपत्री में पढ़ा था हमने, डाइकॉट में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें विभाजन नहीं करती है दोस्तों, ये क्या करती है, स्वयं और फूलकर लंबी हो जाती है, बड़ी हो जाती है। देखिए इसमें कुछ ऐसी संरचना होगी, ये ऊपर वाली कोशिका है, कौन सी, भ्रूणीय कोशिका, ये क्या है,
कुछ इस तरह से खुद बड़ी हो जाएगी, इसमें विभाजन नहीं होगा, फूलकर खुद बड़ी हो जाती है। तो ये जो कोशिका है इसको हमने क्या नाम दिया, जरा सोचिए कि मैंने इसको निलंबक कहा था ना, तो ये ठीक है निलंबक हो गया, ये पूरी कोशिका क्या होगी निलंबक, सस्पेंसर, ठीक है निलंबक यानी कि सस्पेंसर हो गया, क्लियर है। अब देखिए निलंबक हो गया, सस्पेंसर हो गया, तो जरा सोचिए विभाजन नहीं किया तो क्या इसमें चूसक कोशिका होगी कि नहीं होगी, आप लोग कहेंगे नहीं होगी, लेकिन होगी दोस्तों। इसका आखिरी जो छोर है यही क्या है, चूसने का कार्य करता है, यही क्या होता है भ्रूणकोश से बाहर निकल जाता है और बीजांडकाय के अंदर ऊतकों को और चूसने का कार्य करने लगता है, यानी कि उससे न्यूट्रिशन प्राप्त करने का कार्य शुरू कर देता है। कौन, इस निलंबक कोशिका की सबसे आखिरी छोर निकलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं निलंबक आवलिक चूसक, यानी कि इसको दोनों कोशिकाएं कहते हैं निलंबक चूसक कोशिका, ठीक है। क्या कहते हैं निलंबक चूसक कोशिका कहते हैं इसको, इसी कोशिका को, जो ये आधार कोशिका थी आगे चलकर लंबी हो गई, बड़ी हो गई, इसमें बिना विभाजन के क्या होगी, लंबी हो गई, बड़ी हो गई, इसको हमने क्या नाम दिया निलंबक चूसक कोशिका नाम दिया, क्लियर है। अब देखते हैं क्या बारी आती है किसकी, इस चीज की भ्रूणीय कोशिका की बारी आती है, क्या था ये भ्रूणीय कोशिका, ठीक है। अब देखते हैं इसको हम यहाँ पे ले आते हैं, अब इस चित्र को बनाएंगे, इसको भी आप भूल जाइए कुछ देर के लिए, देखते हैं क्या होता है इसमें। ये भ्रूणीय कोशिका है, अब इसमें क्या होता है विभाजन होता है, लेकिन उसमें क्या होता था अनुलंबीय विभाजन होता था, क्या होता था अनुलंबीय, द्विबीजपत्री में क्या होता था अनुलंबीय विभाजन होता था, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या होगा अनुप्रस्थ विभाजन होगा। तो इसमें भी जब अनुप्रस्थ विभाजन हुआ तो जरा सोचिए कितनी कोशिका बनी, दो कोशिका बनाई, कौन भ्रूणीय कोशिका। इस कोशिका को क्या कहते हैं, अभी हम नाम नहीं दे रहे, अभी हम नाम थोड़ी देर बाद देंगे। तो इसके नीचे क्या पाया जाएगा, इस भ्रूणीय कोशिका ने एक बार बैठ कर दो कोशिका बना था, जरा सोचिए इन दोनों कोशिकाओं के नीचे क्या पाया गया था, ये यही तो है इन दोनों कोशिकाओं के नीचे, तो ये देखिए ये हो गया यहाँ पे, क्लियर है। इसको हमने क्या नाम दिया था निलंबक चूसक कोशिका नाम दिया था, क्लियर है इतना। अब देखिए ये कौन सी कोशिका है, यानी कि हम बात कर रहे हैं इस भ्रूणीय कोशिका के अंदर एक ये जो पूरा पोर्शन है इतना, ये कौन सा कोशिका, ये कहीं ना कहीं भ्रूणीय कोशिका है, ठीक है। एम्ब्रोनियस सेल है ये, कौन, ये दोनों कोशिकाएं, इसी ने क्या किया विभाजन किया, तब ये दो कोशिकाओं में बट गया। ये जो ऊपर की कोशिका उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, शीर्ष कोशिका कहते हैं, क्या शीर्ष कोशिका, क्या कह सकते हैं इसमें हेड सेल, ठीक। और ये जो बीच में कोशिका है दोस्तों, ये शीर्ष कोशिका के ठीक नीचे, जरा सोचिए इसके नीचे कौन सी कोशिका पाई जा रही है, आप कहेंगे आधार कोशिका, निलंबक कोशिका, चूसक कोशिका, यही तो है नीचे वाली, यानी कि इसके नीचे ये कोशिका है। तो जरा सोचिए इस निलंबक चूसक कोशिका और इस शीर्ष कोशिका के मध्य में कौन सी कोशिका है, इसका नाम क्या होगा, जब मध्य में है तो इसको क्या कहते हैं मध्य कोशिका कहते हैं, क्या मध्य कोशिका कहते हैं। चूंकि इन दोनों के बीच में है इसको क्या कहते हैं मिडिल सेल, क्या कहते हैं दोस्तों मिडिल सेल कहते हैं। और ये तो निलंबक चूसक कोशिका है, ये है क्या निलंबक चूसक कोशिका, ठीक है। तो इतना क्लियर है, चूसक कोशिका को पता चल गया, यानी कि निलंबक चूसक कोशिका को इंग्लिश में क्या कहेंगे सस्पेंसर, इसका हो गया। चूसक कोशिका को कहते हैं हिस्टोरियल, यानी कि ये सस्पेंसर हिस्टोरियल सेल कह सकते हैं, ठीक है। तो नाम तो इसका यही है निलंबक चूसक कोशिका है, क्योंकि ये चूसने का भी कार्य करेगा, क्या न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्व करने का भी कार्य करेगा, प्लस इसमें विभाजन नहीं होगा, लेकिन ये लंबा हो जाता है आकार में, तो इसको हमने नाम दिया निलंबक चूसक कोशिका नाम दिया। तो इसमें यही अंतर है दोस्तों, क्या कि इसमें जो आधार कोशिका थी द्विबीजपत्री में, उसमें विभाजन कर रहा था, 6 से 8 कोशिका बना रहा था। आखिरी कोशिका को हमने क्या चूसक कोशिका नाम दिया था, हिस्टोरियल सेल नाम दिया था। उससे सबसे ऊपरी कोशिका निलंबक कोशिका के सबसे ऊपरी कोशिका को मैंने क्या नाम दिया आधार का हाइपोफाइसिस नाम दिया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एक बीजपत्री पादप में ऐसा कुछ नहीं हो रहा, विभाजन आधारी कोशिका नहीं कर रही है, केवल क्या हो रहा है इसमें ये आधारी कोशिका जो होती है लंबी हो जाती है, और इसी को हम नाम देते हैं निलंबक चूसक कोशिका नाम देते हैं, क्लियर। अब देखिए हमने क्या बताया भ्रूणीय कोशिका इसमें क्या करती है विभाजन करती है, उसमें क्या करती थी अनुलंबीय विभाजन करती थी, लेकिन इसमें क्या हुआ उसमें अनुलंबीय विभाजन करके अष्टांग स्थिति में आती थी कि नहीं आती थी, द्विबीजपत्री में आती थी ना, यानी कि ऑक्टेंट में आती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, इसमें केवल एक बार विभाजन कर रहा है, वो भी अनुप्रस्थ विभाजन कर रहा है, और दो कोशिका बना रहा है, एक शीर्ष कोशिका एक मध्य कोशिका, ठीक है। इतना क्लियर है। अब जानते हैं क्या कि इससे क्या बनता है, यानी कि शीर्ष कोशिका से क्या बनता है, मध्य कोशिका से क्या बनता है, इनके बारे में जानेंगे।
तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, शीर्ष कोशिका की। किसकी बात करेंगे दोस्तों, शीर्ष कोशिका की। शीर्ष कोशिका। अब इसमें क्या होता है, ये जो शीर्ष कोशिका होती है आगे चलकर किसका निर्माण करेगी, आपको पता है परांकुर का निर्माण करेगी। पेल्यूम्यूल का निर्माण करेगी, परांकुर का निर्माण करेगी। अब जरा सोचिए आगे जाकर क्या बनेगा, पेल्यूम्यूल बनाना। अब देखिए आगे क्या बनेगा, ये जो परांकुर है दोस्तों, क्या है, परांकुर। ये जो परांकुर है आगे जाकर क्या बनाएगा, परांकुर से क्या बनाता, कहीं ना कहीं परारोह बनाता ना, तो इसमें भी क्या बनेगा, परारोह बनेगा, यानी कि सूट बनेगा। क्लियर है, यानी कि शीर्ष भाग से क्या हुआ, जो शीर्ष कोशिका थी उससे परांकुर बना, परांकुर से परारोह बनेगा। लेकिन और क्या बनेगा, उसमें बीजपत्र भी बन रहा था ना, लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसमें एक बीजपत्र बनेगा, क्योंकि ये एक बीजपत्री पादप है, यानी कि एक बीजपत्र बनेगा। ठीक है, बीजपत्र का कार्य बता दिया मैंने, पोषण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, मध्य कोशिका की बात करते हैं। इसकी मध्य कोशिका, मध्य कोशिका के बारे में भी आपको पता चल गया होगा कि क्या बनने वाला। जब परारोह परांकुर बन गया है तो मध्य कोशिका बचा है, तो इससे क्या बनेगा, मूलांकुर बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों, मूलांकुर बनेगा, रेडिकल बनेगा, रेडिकल बनेगा। और रेडिकल से आगे क्या बनने वाला है, मूल बनेगा, यानी कि जड़ बनेगा, इंग्लिश में रूट कहते हैं। क्लियर है। देखिए मध्य कोशिका से मूलांकुर बना, मूलांकुर से आगे जाकर क्या बना, मूल बना, जड़ बना। क्लियर है इतना। अब देखिए शीर्ष कोशिका से परांकुर बना, परांकुर से आगे जाकर सूट बना, परारोह बना, बस एक बीजपत्र बना। क्लियर है ना। अब देखिए अब कहीं ना कहीं क्या बचा है, आप कहेंगे निलंबक चूसक कोशिका बचा है, तो जरा सोचिए उसमें कोई विभाजन नहीं हुआ तो मूलगोप कौन बनाएगा, आप कहेंगे वही चूसक और निलंबक कोशिका ही मूलगोप बनाएगी। किसका, इस जड़ का जो मूल बनाया, यानी कि मध्य कोशिका से जो ये जड़ बना है उसका रूट कैप कौन बनाएगा, वही बनाएगा, कौन, निलंबक चूसक कोशिका बनाएगी। क्लियर है इतना। तो आज आपने, तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है क्या कि एक बीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में बता दिया है, सारी प्रक्रियाओं के बारे में, और द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास के बारे में बता दिया आपको। ठीक है, इतना क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं क्या कि आपको यदि ऐसे नहीं समझ में आया तो आप क्या कीजिए, प्ले लिस्ट में जाकर दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं और आपको बेहतर तरीके से समझ आएगा। और जब भी मैं समझाऊं तो हर बार कहूंगा, 1000 बार कहूंगा, क्या कॉपी पेन लेके बैठिए, स्टेप्स को आप हमेशा ध्यान से नोट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो आपको बिल्कुल सही समय पर सबसे पहले मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।